Very good. Great. Very nicely done. कौन कौन है ये? Okay, Sakshi, Pooja, खुशबू. Very good. कौन है खुशबू? Okay, ये कौन है? मुकुल. बहुत बढ़िया. जूली. ये कौन है? दीपेश्वर, श्रुति, जानवी, राहुल, शिता, निशा, चना. वेरी गुड. तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड भेजा जा रहा है. राहुल को भी, बलविका, युवराज, रेणुका, राहुल, प्राची, कपिल, तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड भेजा जाएगा. मेरा कोरियर कंपनी अल्कास को भी. कोरियर कंपनी तुमको फट घर पे होम डिलीवर करेंगे. बताओ ऐसा कौन सा अवार्ड होता है? सो पर बात मैंने बोला यार, तेरा सबको मिलेगा. बड़ी एसेंट कोरियर कंपनी है मेरी. और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपा करके कर लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू स्टार्ट समराइजिंग. अदरवाइज कुछ याद नहीं रहेगा. अब सब समझ में आ जाएगा, बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा. ऑलराइट. सो तुम लोग नोटबुक में करे वो नोटबुक में भी कर सकते हैं. ग्लिच आ रहा है यार, ऐसे मत बोलो यार. There's a glitch. Okay, just wait. Two minutes. Wait. Is it okay now? Is it okay now? बहुत ही बढ़िया. All right. तो स्टार्ट करते हैं. So this is the last class on fundamental rights और उसके बाद हम DPSP स्टार्ट करेंगे. आज फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर खत्म करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, हर साल पढ़ाते टाइम ये बोलता हूँ कि जिस मोमेंट पे तुम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, तुम्हारा पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग फार बेटर हो जाएगी. क्या ग्लिच आ रहा है? इज देयर अ लैग? ओके. वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके. इज इट ओके नाउ? अब ठीक है. ऑल राइट, अब स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड. तो कल हम लोगों ने कर लिया था सर, हमने कर लिया था आर्टिकल 25, 26, 27, 28. हमारे रिलीजियस फ्रीडम वाले राइट्स हो गए थे. अब हम करेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. एवरीवन गेट रेडी. पहले हम फटाफट फंडामेंटल राइट्स के अब छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है वो खत्म करते हैं, फिर विल स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड. तो बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा. सर सुनाओ कहानी सुनाओ. आप कहानी सुनाओ सर. तो कहानी क्या सुना है बेटा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया को इंडिपेंडेंट करते टाइम एक बड़ी भारी कीमत देनी पड़ी. क्या कीमत देनी पड़ी सर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंडिया का एक पार्ट एक अलग कंट्री बनाया गया, उसको बोला गया पाकिस्तान. यस सर. और इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया
मोहम्मद अली जिन्ना ने और उसकी पार्टी ने एक नया वर्ड का और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण किया। क्या वर्ड था सर? वो था रिलीजियस माइनॉरिटी का। क्या था सर? रिलीजियस माइनॉरिटी का। ये एक नई कहानी स्टार्ट हुई, टू नेशन थ्योरी स्टार्ट हुई। तो मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री में तुमने पढ़ाई होगा। और इसी बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को अपना जिंदगी ठीक से जीने नहीं देगी, इसलिए अपन को नया कंट्री मांगता है। आई यू अंडरस्टैंड? सो ये वर्ड कभी होना नहीं चाहिए था, बिकॉज इंडिया में ऐसा कभी स्ट्रक्चर था नहीं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोग साथ में ही रह रहे थे, हम लोगों ने सारी लड़ाइयां साथ में लड़ी। ओके, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ये माइनॉरिटीज वर्ड का निर्माण हो गया और पाकिस्तान बन गया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करने बैठी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास टेंशन होगी। क्या होगी सर? क्योंकि ये वर्ड फेमस हो गया था। ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिम्मेदारी हो गई थी कि इस वर्ड के साथ जो रिलेटेड टेंशन है उसको एड्रेस किया जाए। उस टाइम पर और आज भी हिंदू एज अ रिलीजन और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन एज अ लैंग्वेज वर इन मेजोरिटी। जो बाकी बच गए, जो भी हो, कोई और लैंग्वेज और कोई और रिलीजन, उनको अब माइनॉरिटी वर्ड दिया गया। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? नाउ ऐसा एज आई टोल्ड यू कभी था नहीं। इस देश में हमेशा सब लोग साथ में ही रह रहे थे, लेकिन क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो चुका था इस सारी चीज का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब इन माइनॉरिटीज के इश्यूज को एड्रेस करना बड़ा जरूरी था। सो ये माइनॉरिटीज को बोला गया कि यार तुम लोग मत घबराओ यार, ओके, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, देश सबका है। तो वो सब लोग बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। तो बाबा साहेब ने लिखा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 लिखा गया एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एक्चुअली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस मतलब सर, रिलीजियस मतलब जो धर्म के नाम पर है, लिंग्विस्टिक मतलब वो जो लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देने के लिए आया। सो अब हमारे पास, इसीलिए हम लोग याद ऐसे करते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। एक्चुअली नाम इसका कुछ और है सर, नाम है इसका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लेकिन एक्चुअली ये जो काम कर रहा है, दीज आर राइट्स बिलोंगिंग टू religious and linguistic minorities. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So अगर हम आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सर क्या हो गया? सार क्या हो गया मेरे बच्चे? 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। ओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? तो इसमें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, सुनो मेरी बात। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके? तो प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है एनी सिटीजन और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, ओके, वर्ड्स पकड़ना बड़ा जरूरी है। सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ, और अ पार्ट देयर ऑफ। मैंने क्या बोला? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ, और अ पार्ट देयर ऑफ, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। मैंने क्या बोला? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, has the right to conserve the same। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर क्या बोल रहे हो? ध्यान सुनो। Any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same। पल्ले पड़ा या नहीं? सर पूरा आर्टिकल याद हो गया हमको? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? तो अपने दिमाग से कोई भी टेंशन मत देना, ओके सर? तो मेरे को बड़ा मजा आया सर। मतलब क्या सर? मतलब अगर तुम सिटीजन्स हो इंडिया के और तुम्हारे पास कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ओके, कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसको बचा के रखो। तो प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 29 इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स पर एप्लीकेबल है, यानी कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स पे भी है। एनी सिटीजन कोई भी हो, ओके, उसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर होना चाहिए।
और उस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर से ओके तुमको एब्सोल्युटली राइट है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर बचाओ। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या? इसको बचाएंगे कैसे? इसको बचाएंगे कैसे? अगर हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? नो सिटीजन जिसका कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हो, उसको रिलीजन, रेस, कैस्ट और लैंग्वेज, वर्ड्स याद रखना, मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 के बेसिस पर किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में डिनाई नहीं किया जा सकता। सर मेरे को कुछ याद आया, क्या हो गया सर? सर जब चंपकम डोराईराजन का केस हुआ था, जब चंपकम डोराईराजन का केस हुआ था, तो आपने बोला था वो आर्टिकल 15 की डिस्क्रिमिनेशन है। क्या आपको नहीं लगता कि वो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 की भी डिस्क्रिमिनेशन थी? बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हाँ सर, ये तो मैं सोचा ही नहीं था, इसीलिए तो तुमने देखा नहीं ना नादान परिंदो, मैंने तुम्हें तो बताया नहीं जानबूझ के, वरना मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर तुम इसको देखोगे और तुम ध्यान से देखोगे, सो 15 सब क्लॉज 4 में ये लाइन आई थी। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 डाला गया था, तो उसमें लिखा था नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? यहां पर है रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर है रेस, रिलीजन, लैंग्वेज। अरे सर लैंग्वेज, लैंग्वेज कहां से आया मेरा बच्चा? सर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2। पल्ले पड़ा है कनेक्शन, पहले आर्टिकल से लास्ट आर्टिकल कनेक्ट होते हुए दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? So if you look at this part, this is to be understood. 29 subclause 2 and 15 subclause 1 are very similar because ये दोनों ही caste, sex, etc. पर discrimination कर रहा है। 15 subclause 1 में race, religion, caste, sex, etc. आ रहा है। आर्टिकल 29 में लैंग्वेज का भी पॉइंट है, यस। और रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स 15 वाला ये जनरल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मैंने तुम्हें तब भी समझाया था, ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन है। 29 केवल स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं? तो अगर 15 सब क्लॉज 1 देखोगे तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहां से टॉपर्स बनते हैं। ओके, रटने से नहीं होता एग्जाम पास, तो हम लोग सॉल्व सॉल्व करेंगे, सॉल्व सॉल्व कुछ नहीं होता। सो जो जनरल डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्टिकल 15 बचाता है, ऑलराइट। और जो एडमिशन इन स्कूल वगैरह से करवाता है वो आर्टिकल 29 बचाता है। ये सिर्फ इन एजुकेशन इन एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। यहाँ है रिलीजन, रेस, कैस्ट, उधर भी है सर रिलीजन, रेस, कैस्ट, इधर है लैंग्वेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन बचाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा? अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ? सबको समझ में आ गया? यस सर, आगे चलते हैं सर। ओके, अब हम आगे चलेंगे। एवरीवन इज अंडरस्टूड? ऑलराइट सर। सर हमको सब समझ में, आगे बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या सर? कि माइनॉरिटी मतलब कौन? अरे माइनॉरिटी मतलब जो कम इन नंबर होते हैं। अच्छा, जो कम इन नंबर होते हैं। अच्छा, मतलब सर जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और जो हिंदूज है ये भी माइनॉरिटीज हो सकते हैं? यार तुम अजीब से हो यार, कैसे मैथ्स नहीं आता तुमको? हाउ कैन हिंदी स्पीकिंग एंड हिंदूज विल बी माइनॉरिटीज? ये तो मेजॉरिटी हुए ना। 80% ऑफ इंडिया इज हिंदी स्पीकिंग और हिंदूज इन पॉपुलेशन। सर आप पूरा नहीं पढ़ते हो ना क्या? नहीं, आप पूरा नहीं पढ़ते हो ना, क्यों? either in India or a part thereof. Oh, are you understanding this or not? सर चलो पंजाब, अय हाय घर आजा परदेसी तेनू देश बुलाए रे। पंजाब में कौन सी लैंग्वेज ज्यादातर बोली जाएगी सर? पंजाबी। तो कौन सी माइनॉरिटी में होगी सर? हिंदी। ओह, नागालैंड चलते सर, नागालैंड। ओह, ज्यादा हिंदूज होंगे कि नहीं होंगे सर? लक्षद्वीप देख लेते सर। ये क्या चक्कर है सर? ये लाइन आपने मिस कर दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट?
In other words, is there a possibility to understand कि हमारे आर्टिकल 29 में ये लिखा तो है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन व्हाट इज माइनॉरिटी ये नहीं बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है सेंटर को टू डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, बिकॉज एक एडवोकेट साहब ने इसको चैलेंज कर दिया है that are Hindus minority too in some places of India, because यहाँ पर पूरा इंडिया नहीं लिखा है, part thereof लिखा हुआ है, तो some places Hindi speaking population and Hindus may be considered as minority until and unless you define it. सर एक प्रॉब्लम तो आपने पता ही नहीं, अगर हिंदूज डिफाइंड नहीं है तो बाकी सब बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये जितने भी है, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सबके सब डिफाइन कौन करता है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वो लॉ इज कॉल्ड एज सेक्शन 2 सब क्लॉज सी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। कौन सा सर? 2C ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में ये डिफाइंड है, 3 सब क्लॉज सी, सॉरी, ओके, कि माइनॉरिटी मतलब कौन? माइनॉरिटी मतलब वो कम्युनिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मान ले कि वो माइनॉरिटी है। ये सही है सर, मतलब सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ओके, टॉपर कौन? टॉपर वो जो मैं बोलूं वो टॉपर। सर ऐसे थोड़ा ना होता है। लॉ कौन? लॉ बोले मैंने जो बोला वो लॉ। अच्छा, वही है कायदा जिसमें अपना फायदा, आप ही राजा मैं ज्यादा रशिया, मतलब ऐसा बनते हैं सर। माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। सो उपाध्याय साहब ने जो ये पिटिशन डाली है, उन्होंने बोला है कि ये सेक्शन 3 सब क्लॉज सी जिसमें बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस मर्जी को नाम ले ले वो माइनॉरिटी हो जाएगा, ये एक आर्बिट्ररी आर्टिकल है, बिकॉज इसमें कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंड नहीं बनाया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया है? तो ही हैज चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन, सेइंग कि ये अजीब सा बात है, खुद तो डेफिनेशन दो ना, ये क्या बातें होते हैं? माइनॉरिटी को जिसने हमने डिफाइन कर दिया वो माइनॉरिटी हो गया। सो इस बेसिस पर आज तक following communities have been notified as minority communities by the government of India, Ministry of Minority Affairs: Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians, Parsis, जिनको बोला जाता है बुद्धिस्ट एंड जैन्स। बहुत बढ़िया। तो ये सब लोग डिफाइंड है, लेकिन किस बेसिस पर डिफाइंड है ये सानू पता नहीं। सो plea for minority status for Hindus, Supreme Court pulls up center for changing stand. So ये अगर तुम इसको पढ़ोगे, Supreme Court on Tuesday expressed displeasure over the center changing its stand on a plea that sought minority status for Hindus in states and union territories where the numbers have gone below other communities, saying government's latest affidavit seems to be backing out of what was stated earlier. So the entire context here is कि यही नहीं समझ में आ रहा कि किस बेसिस पे डिफाइन किया जाए, and that is the reason that सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि अभी और डिस्कशंस की जरूरत है। अभी हमको क्लैरिटी नहीं है कि हम किस बेसिस पर माइनॉरिटी को डिफाइन करें। तो अगर आप ये देखोगे, the government says that this issue has far-reaching ramifications and that it needed more time for discussion with state governments and other stakeholders. इससे एक बात और याद रखना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को माना है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गॉट द पावर्स टू डिफाइन व्हाट आर माइनॉरिटीज। तो ये बहुत ही टेंशन वाला क्वेश्चन है सर। आप लोग ऐसे अननेसेसरली पूछ लेते हो यार, अच्छा खासा चल रहा था। ऐसे ही होता है बेटा, लॉ में हर चीज पूछी जानी होती है। सो हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके सर, हमें और कोई पढ़ाया होता ना सर, अब तक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी खत्म हो चुकी होती। आप एक ही आर्टिकल के पीछे पड़ गए हो, ठीक है, आर्टिकल 30 पढ़ते हैं। ऑल राइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। तो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया। क्या है सर? मैंने ना माइनॉरिटी को फोन किया। अच्छा, किसको? अरे कोई भी माइनॉरिटी हो ना। ओके, सो हमारे पास है माइनॉरिटीज रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो मैंने सब माइनॉरिटी को फोन किया। मैंने कहा हेलो कैसे हो आप लोग? तो बोले सब लोग ठीक है। मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि आर्टिकल 29 तुमको बोल रहा है कि तुम डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर वाले जो भी है ना, तुम्हारे पास राइट है टू कंजर्व इट। अच्छा, टू राइट टू कंजर्व इट। तो उन्होंने मुझे दोबारा फोन किया, बोले सिद्धार्थ एक बात बता, ये तूने बोल तो दिया राइट टू कंजर्व इट, ये अपन राइट कंजर्व करेंगे कैसे? आर यू अंडरस्टैंड? हाउ विल वी कंजर्व इट? ओके, तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई। तो मेरा बेटा है ना, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी दादी, दादाजी ना सारा दिन घर में ना पंजाबी में बात करते थे। अच्छा, सारा दिन, और बड़े मजा आता था। वेरी गुड वेरी गुड। फिर मेरा बेटा, फिर मैं
अपने बेटे से एक दिन पंजाबी में बात बोला, तो मेरा बेटा मेरा मुंह देख रहा है, मेरे को बोला पापा आप बोल क्या रहे हो? मैंने कहा फिटे मुंह, तेनू पंजाबी नहीं आती, हद हो गई है। तो मेरे बेटे ने बोला पापा आपने मेरे को एक ऐसे स्कूल में एडमिशन डाली, ओके करवाई, जहां सुबह से शाम इंग्लिश या हिंदी में बात होती थी, मेरे को लैंग्वेज कैसा आएगी पापा? मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर तुम सुबह शाम वही लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे हो जिसको तुम कंजर्व करना चाह रहे हो, तो वो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कहाँ जाएगी? तो एक जमाना था, तुम्हारे अगर तुम्हारे पापा या दादाजी का ज्यादा होगा, तो हमारे दादाजी सिर्फ उर्दू में लिखते थे, मालूम है, ज्यादातर तब सब कुछ चीजें उर्दू में लिखी जाती थी, पुराने पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स उर्दू में लिखे जाते थे। आज लिखकर दिखाओ, नहीं सर आज उर्दू नहीं लिखेंगे, आज हम खुलासा करेंगे। खुलासा तो आजकल हम लोग मीडिया में सुनते हैं, हम इस खबर का खुलासा करेंगे, तो मेरा ना सर हार्ट अटैक आ जाता है। मैंने बोला खुलासा? तो मैंने कहा खुलासा मतलब? बोला खुलासा मतलब हम खोल के बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे। मैंने कहा नादान परिंदे, या तो उर्दू मत बोलो, फ्रेंच में बात करने लगे। उर्दू में खुलासा का मतलब एलैबोरेट करना नहीं होता, समराइज करना होता है। ओके, अब इन फिटे मुंह को कौन समझाएगी? वो अंडरस्टैंडिंग, खुलासा का मतलब खोलना मतलब समझते। तो मैंने मीडिया को फोन किया, मैंने कहा तुमको इतना नहीं मालूम? बोले सिद्धार्थ कैसा पता चलेगा, कहाँ पढ़े हम लोग, हम तो सुबह शाम इंग्लिश पढ़ते हैं, वी आर इंग्लिश पीपल। ओके, या हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, इसका एक ही तरीका है, अगर तुम इन माइनॉरिटीज को अपने अपने लैंग्वेज और रिलीजन को राइट दे दो टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। हाँ, पंजाबी पढ़ना है, खालसा स्कूल में चले जाओ। ओके, आपको खालसा स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, डीएवी स्कूल तो वैसे नहीं आएंगे बट फिर भी माने जा सकते हैं। ओके, मदरसास, ये सारे के सारे आर्टिकल 30 में आते हैं। तो ऑल, आप ध्यान से समझना, इसमें फिर वर्ड पकड़ूंगा मैं, ठीक है सर। इसमें क्या लिखा है? All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Yes, sir. तो मैं कौन हूं? मैं माइनॉरिटी। मैंने क्या किया? मैंने एक स्कूल खोल दिया। ओके, अब जब भी स्कूल खोलना होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना होता है, कॉलेज खोलना होता है, तो मुझे ऐसे उम्मीद होती है कि मैं स्टेट से कोई फंड या कोई पैसे का मुझे थोड़ा सा सहारा हो जाए। तो मैं स्टेट के पास गया भागते भागते, मैंने कहा स्टेट के पास पैसा है? स्टेट बोला बहुत पैसा है अपन के पास, हमारे पास 100 करोड़ रुपीस है, अपन बांटेगा। मैंने कहा भाई मेरे को दे दो। तो स्टेट बोला रुक जा यार, एक फोन और आया था, ये किसका फोन है? ये मेजोरिटी का है। ओके, अच्छा, मेजोरिटी मतलब कितने लोग हैं? 85% लोग मेजोरिटी है, और तू कितने माइनॉरिटी वाला है? भाई 2% लोग हमारे पास है। तो स्टेट पैसा किसको देगा? सर स्टेट को है ना पैसा मेजोरिटी को देना मांगता है, नहीं देना मांगता है। क्या? दोनों को बराबर देना मांगता है। क्या बात कर रहे हो सर, क्यों? द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether religion or language. समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने कहा स्टेट अगर तू इसको 50 रुपए दे रहा है ना बाबा, अब उनको भी 50 देने का। ओके, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में लिखा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सबको समझ आया? एवरीवन, वेरी गुड सर। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत खुश हुआ। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। इट सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. तो आप कौन हो सर? मैंने ना एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला। अपने को तो ऐसा मौका चाहिए होता है, अपने को तो ऐसा मौका जाने नहीं देना था। मेरे को दिखाई दिया आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में, बोला सिद्धार्थ तू एस्टैब्लिश भी कर सकता है, तू एडमिनिस्टर भी कर सकता है। ओके, तेरे को कोई मना ही नहीं हो, तेरा फंडामेंटल राइट है। बाबा अपने को तो ऐसा थोड़ा सा हिंट मिलना पड़ता है, नॉन डेमोक्रेटिक। मैंने बोला बाबा आज के बाद जो होगा ना इस इंस्टीट्यूशन में मैं डिसाइड करेगा, सिलेबस मैं डिसाइड करेगा, फीस मैं डिसाइड करेगा, डोनेशन मैं डिसाइड करेगा, अटेंडेंस मैं डिसाइड करेगा, क्यूरिकुलम मैं डिसाइड करेगा। तुम कौन? तुम खामखा, चलो निकलो यहाँ से। तुम कौन? स्टेट। स्टेट तो दूर हो जाए बाबा, आई यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे से बात भी मत करने का, अपन राजा हो गया। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ने बोला ये येलो वाला एरिया अपन का है, आई यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेट बोला तू ज्यादा नहीं बोल रहा। मैंने कहा बाबा स्टाइल से बोल रहे बाबा, अपन बहुत स्टेशन में लिखा है यहाँ पे, देखो पढ़ो ध्यान से। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल सुनाई दे रहा है? यस। राइट टू एस्टैब्लिश सुनाई दे रहा है? यस। एडमिनिस्टर सुनाई दे रहा है? यस। चल बाबा काट ले बाबा, अपुन करेगा, अपुन का कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ in one of the educational institutions which was being run by what is called as the TMA Pai Foundation. TMA Pai Foundation, जिन लोगों को नहीं मालूम है सर, हम न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ते सर, हमें अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में पता करना।
अच्छा, टीएमए पाई फाउंडेशन, मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये तुमने सुना होगा, बड़े फेमस है मणिपाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये चलाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और एक ऐसा जमाना आया जब मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मणिपाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने डोनेशन फीस या कैपिटेशन फी को बड़ा ड्रास्टिकली बढ़ा दिया इन द नेम ऑफ आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। कर्नाटका गवर्नमेंट, मणिपाल कर्नाटका में है, क्या बात कर रहे सर, हमें नहीं पता था ना। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, तो टीएमए पाई फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट चला गया और बोला माय लॉर्ड ये कैसे लोग, स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट को बोलो वो बाहर जाने को, बिकॉज आर्टिकल 31 में हमारी प्रोटेक्शन है। सो द केस बिकेम अ लैंडमार्क केस और व्हाट इज कॉल्ड एज टीएमए पाई फाउंडेशन वाज द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन ईयर 2002। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? पल्ले पड़ रहा है तुमको, नहीं पल्ले पड़ रहा कुछ, लिख रहे हो तुम, चले गए, तुम्हें अपने कंधों पर ऐसे जिम्मेदारी महसूस होने लगी होगी। या तो सर आप इतना नालायक पढ़ाते या फिर कोर्स ना पढ़ाते तो हम तुमको बहाना तो मार देते कि यार हम लोग नहीं पढ़ पाए या हमारे ठीक से नहीं पढ़ाया गया। अब इतना ज्यादा पढ़ा दिया, अपने को टॉप करना ही पड़ जाएगा सर, है ना, अब पढ़ना पड़ जाएगा, मुसीबत फंस गई तुम्हारे सर। तो टीएमए पाई फाउंडेशन वाज द स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने बोला माना माना कि तुम्हारे पास आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है, बट ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि ये नेशनल इंटरेस्ट और गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन बनाने से नहीं रोक सके। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट के पास फिर भी पावर है टू मेक सच रेगुलेशंस, एंड दैट इज व्हाई नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। सो right under article 30 subclause 1 is not absolute or above other provisions of law, and regulatory measures can be imposed for ensuring educational standards and maintaining excellence thereof. तो क्या याद रहेगा सर? इससे याद रहेगा नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सिमिलर थिंग आया था केरला एजुकेशन बिल में, उसमें भी यही बात बोली थी, reasonable regulations may certainly be imposed by the state as a condition or even recognition. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? While opening up an educational institute was essential for minority communities to exercise their right, all educational institutions are subjected to Article 29 subclause 2. In other words, that you cannot be discriminated. Everyone has understood this one. I'll just join you in 5 minutes. Just give me 2 minutes. Everyone is clear? Yes or no? बहुत ही बढ़िया सर। सो अब हमारा हो गया आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। क्या हो गया सर? ऑलराइट, तो तुम्हारे बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो ऐसा क्वेश्चन पूछते हो मैं क्वेश्चन देखता नहीं, बट अगर मैं इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा ना तो ये समझ लेना कि वो क्वेश्चन यूजलेस है, ओके, तो अपने आप ही पीछे हट जाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जरूरी नहीं है ना कि हर चीज में बैठ के टाइम वेस्ट करूं। तो दो में से 90% क्वेश्चन दो में से एक कैटेगरी में होते हैं, या तो वो बिल्कुल यूजलेस होते हैं या 1.5 शाणा क्वेश्चन होते हैं, जो दोनों की यूपीएससी में जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ना 1.5 शाणों की जरूरत है ना लो आईक्यू की जरूरत है, समझे? तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आगे समझना के लिए या तो तुम 1.5 शाणे होंगे या बिल्कुल नहीं रिवाइज करोगे तो लो आईक्यू कहलोगे। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस इन दिस पार्ट। सो पढ़ाई पर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ शोबाजी। तो सर अगर हम शोबाजी नहीं करेंगे फिर हम क्वेश्चन डालेंगे नहीं, तो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट कैसे शेयर करेंगे कि सिद्धार्थ सर को बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे, क्वेश्चन हमने पूछा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब आया हमारे पास आर्टिकल 31। अब मैं इस आर्टिकल 31 को अभी के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन इन द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेस क्लास जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे तब इसकी आज बारी है। आज का हीरो आर्टिकल 31 ही, लेकिन अभी के लिए याद रख लेना आर्टिकल 31 को बोला जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं सर इसको?
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो तुम्हें और कुछ समझ में आए ना आए, प्रॉपर्टी वर्ड तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, तो ये समथिंग टू डू विद प्रॉपर्टी राइट्स था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इट वाज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यस और नो? सर हमको कुछ और भी याद है। एक था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। हाँ, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, सबको समझना है। तो दोनों में प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली दो अलग अलग आर्टिकल्स है, तो दोनों के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ नाम याद रख लो, ओके? जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ राइट टू प्रॉपर्टी था। नाउ ध्यान से सुनो, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, याद रखा सर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को चोले गाछे कर दिया। क्या कर दिया सर? चोले गाछे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चोले गाछे क्या मतलब? हमने इसको रिपील कर दिया, जो हो गया, जिल्च हो गया, गायब हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब आप तुम राइट टू प्रॉपर्टी को ढूंढने जाओगे तो वो मिलेगा नहीं, वहां पे जीरो है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको सामने है? और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल 31, इसका हमने ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया सर? ट्रांसफर। इसको हमने घर निकाला कर दिया। क्या मतलब? हमने इसको घर से बाहर निकाला। चल निकल यहाँ से। कहां से निकला ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाहर फेंक दिया हमने। अच्छा, और ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। वहां पर एक ही आर्टिकल दिखाई देगा, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 300 कैपिटल ए। अच्छा, फिर वो है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसको उठाया और पटक के पार्ट 12 में डाल दिया, यानी कि ये चोले का नहीं हुआ, ये ट्रांसफर हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? ये फंडामेंटल राइट से नॉन फंडामेंटल राइट बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें बहुत मैसिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पर ध्यान देना। दोनों प्रॉपर्टी के राइट से, लेकिन उन दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट हुई। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जीरो हो गया, चोले गाछे हो गया। और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट के घर से निकाल के नॉन फंडामेंटल राइट के घर में फेंक दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको पल्ले पड़ गया? Yes sir. सर, हमें बड़ी खुशी हुई। क्या हुई सर? कि आपने हमें आर्टिकल 31 पढ़ा दिया, आपने हमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ पढ़ा दिया, दिल खुश हो गया। लेकिन सर रोने की आवाज आ रही। किसको रोने की आवाज आ रही है सर? आर्टिकल 30 वालों की। 30 वालों को क्यों रोना? 30 वालों को क्यों रोना है यार? 30 वालों को क्यों रोना है? इनको तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेना देना है ना। तो मेरे को सब माइनॉरिटीज वालों ने फोन किया, बोला हम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे। मैंने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा ना, ये तो 31 है और 19(1)(f है। बोले सिद्धार्थ हम क्या करते हैं? मैंने कहा 30 में तुम्हारे पास राइट है, तुम्हारे पास राइट है टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर चॉइस, और ये कनेक्टेड है कि तुम अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बचा के रखो। तो तुम स्कूल्स खोलो, कॉलेजेस खोलो, पारसी स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, मदरसास, खालसास, ये सब खोल सकते हो तुम। सिद्धार्थ बच्चों जैसी बातें करता है। स्कूल कहाँ खोलेंगे? मतलब स्कूल कहाँ खोलेंगे मतलब? जमीन चाहिए ना, ओ प्रॉपर्टी बनाएंगे ना, हवा में थोड़ा स्कूल खोलेंगे। ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इन अ वे ये प्रॉपर्टी वाले कनेक्शन देखा है बेटा? तुमने सोचा भी नहीं प्लेन कहां से कहां लैंड किया। तो प्लेन जा रहा था चाइना, लैंड किया ईरान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्रॉपर्टी वाले फंडामेंटल राइट से क्या आर्टिकल 30 अफेक्ट नहीं होता? सर होने का डर है सर। तो पार्लियामेंट प्रॉपर्टी वाले देखा है बेटा तुमने से, क्या आर्टिकल 30 अफेक्ट नहीं होता? सर होने का डर है सर। तो पार्लियामेंट ने फोन किया और पार्लियामेंट ने इनको क्लैरिफाई किया दैट वी आर एंश्योरिंग that the removal of property from the list of fundamental rights would not affect the right of minority communities to establish and administer educational institutions for their children. Voila, this is called 24 karat rock solid. बेटा सपनों में भी नहीं आया होगा तुम्हें ऐसा टॉपिक कनेक्शन। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो तुम्हें एग्जाम में आ गया ना बेटा, इंटरव्यू में पूछ लिया, ठीक है? हाँ चाय मिल गई, आज मैं धरने पे बैठा था सुबह से, मैंने कहा चाय दो चाय दो। ओके, सुबह से बैठ गया मैं ऐसे डंडा लेकर। ओके, सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? वेरी गुड सर। ऑल राइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो अब मेरे को, मैं बहुत खुश हो गया। तो अब हमने सारे कर लिए,
ओके, और हमारे पास हो गए आर्टिकल 31 तक की कहानी पूरी। सर मैं ना इतना खुश हूं, मालूम है आपको, मालूम है ये जितने फंडामेंटल राइट्स है ना सर, ये अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ बेटा, मेरे को भी ना सुबह शाम लोग गारंटी देते हैं। ओके, बोलते हैं हम ना गारंटी देते हैं कि कल ना तेरी लॉटरी निकलेगी 500 करोड़ की। फिर मेरे को है ना वो लोग, मैं तो बोला हूँ, फिर मैं लॉटरी खरीद लेता हूँ, कभी निकलती नहीं, फिर क्या करूं? तो सर जिसने गारंटी दी है उसको पकड़ो ना, एकदम 100% सही है। गारंटी वर्ड का कोई मतलब नहीं है जब तक उस गारंटी को एनफोर्स करने वाला कोई ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? जब तक तुम उसको एनफोर्स करा नहीं सकते, ये सब वेस्टेज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जैसे ही मैं तुम्हें डायग्राम बनाऊंगा, सर डायग्राम लेने दो, अरे रुको नहीं, जैसे अगर मैं, ये बंदा है, ये जैसे साइड से देखा रहा हूँ, ये क्या है सर? सर ये टेढ़ा क्यों हो गया? टेढ़ा नहीं हुआ है, ये इसका वर्टेब्रल कॉलम है। ओहो भगवान बचाए ऐसे वर्टेब्रल कॉलम से। सो जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होता है, अगर बैकबोन नहीं हुआ तो ये जो बॉडी है ना, ये ट्रंक करके कोलैप्स करके गिरेगी। हाँ सर एकदम सही बात है। वैसे ही अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई एनफोर्स करने वाला, गारंटी करने वाला ना हो, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स आपने पिछले 3 क्लासेस में से 4 क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है ना, ये यूजलेस है, ये धड़म करके कोलैप्स करेगा। इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि आर्टिकल 32 के बिना, द आर्टिकल विच इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बिना बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स बेकार है। क्या है सर? बेकार है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? इसीलिए इसको बोला गया द बैकबोन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। So backbone of part 3 of the constitution is article 32 or right to constitutional remedies. So right to constitutional remedies के बारे में बाबा साहब के खुद के लाइन थे, if I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, an article without which this constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except this one. अरे व्हेन द ग्रेट बाबा साहेब ने बोला है, तो तुम और मैं कौन होते हैं इसके बारे में कुछ करने वाले? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो आर्टिकल 32 is the right to constitutional remedies. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर एक बात आपको पता ही नहीं, हमको क्या नहीं पता ही आपसे? अगर हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम लोग बचा रहे, थैंक यू विशाल, गॉड ब्लेस यू। अब सुनो मेरी बात। ऑलराइट, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। सर आप डायग्राम बना लो सर, मानते तो नहीं आप यार, इतना सुंदर डायग्राम ये देखा है तुमने? ओए होए बहुत ही नोना डायग्राम। येलो रेक्टेंगल, येलो रेक्टेंगल नहीं है बाबा, कुछ भी बोलते हो, ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। ओके अच्छा, और इसको एनफोर्स करने वाला, ओके वो ये क्या है सर? इसको एनफोर्स करना, इसको एनफोर्स करने वाला, गारंटी को एनफोर्स करने वाला आर्टिकल 32। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ आ गई। तो ये क्या है सर? ये है आर्टिकल 32। 32 को बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोलते हैं सर इसको? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बिल्कुल ध्यान से सुनना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब समझो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर, सर अगर इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड, अब्रिज्ड और कॉन्ट्रावीन, तो मेरे पास आर्टिकल 32 का दरवाजा खुल जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट जाऊंगा, दोनों के पास होती है ये पावर। सुप्रीम कोर्ट मुझे बचाएगा अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट मुझे बचाएगा अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों ही मेरे को बचाएंगे कैसे? दोनों ही मेरे को बचाएंगे by passing extraordinary orders called as writs. कौन से ऑर्डर्स? writs. इन writs को हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम जुडिशरी करेंगे, बट याद रखना आर्टिकल 32 मुझे बचाता है by either through the Supreme Court or through the High Court by passing extraordinary orders called as writs. सबको में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood? पहले पढ़ा या नहीं? So article 32 is very very important. Yes sir, article 32 के बिना
ये पूरा फंडामेंटल राइट की स्टोरी बेकार हो जाएगी। तो हमारे पास 5 टाइप के रिट्स है। आज आई टोल्ड यू हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे, पर तुमने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी, क्यो वारंटो। अभी तुम्हें कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इसको हम बाद में जब डिटेल में करेंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट में जाऊंगा, इवन हाई कोर्ट के पास पावर से, याद रखना। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू द हाई कोर्ट। रिमेंबर दिस, ओके, गलती से मिस मत कर देना, दैट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी पावर्स है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लॉस और व्हाट इज कॉल्ड एज वायोलेशन, अब्रिजमेंट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सर मेरे पास एक आइडिया आया, यार रोज एक आइडिया आ जाता है, मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया आया। क्या क्या है ना सर, मैं कौन हूँ? मैं स्टेट हूँ। अच्छा, ब्रिलियंट आइडिया, रुक जा मैं चश्मा पहन लेता हूँ स्टाइल से। ओके, तो मेरे पास एक आइडिया है। मैं क्या बोलता है कि मैंने ना अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर यहाँ तक 31 है ना, हाँ सर, तो मैंने कोई भी फंडामेंटल राइट को टच किया, वायोलेट किया, अब्रिज किया, कॉन्ट्रावीन किया, तो युवराज कहाँ चले जाएगा सर? युवराज ना सर आर्टिकल 32 के पास चले जाएगा। एस्पिरेंट कहाँ चले जाएगा सर? एस्पिरेंट भी आर्टिकल 32 के पास जाएगा। सोनालिका कहाँ जाएगी? सोनालिका भी आर्टिकल 32 के पास चले जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मेरे खिलाफ क्या पास करेगा सर? वो रिट पास करेगा, और इससे मेरे को बहुत डैमेज होने का चांस है सर। आपको उनको बहुत डैमेज हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर। आप उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है सर। क्या ब्रिलियंट आइडिया? अपुन ना सर आर्टिकल 32 को ही ले लेते हैं, इसको ही वायोलेट कर देते हैं सर, इसी का डब्बा गोल। 32 रहेगा नहीं, बाकी बचेंगे नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर बहुत ही सॉलिड आइडिया है। मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी ना बाबा, मैंने सोचा काय 12 to 31 के बारे में टेंशन लेने का, आपको 32 पे डैमेज मारते सीधा। बेटा तुम बात भूल गए क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने लिखा है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उनको मालूम था तेरे दिमाग में ऐसा कुछ ना कुछ खुराफाती आएगी। मतलब आर्टिकल 32 डज नॉट ओनली प्रोटेक्ट 12 to 31, इट प्रोटेक्ट्स 12 to 32। उड़े बाबा, यानी कि 32 प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ आल्सो। 32 itself is also a fundamental right। सबको समझ में आया या नहीं आया? Everyone has understood। तो एक मुहावरा था ना, मैं तो स्कूल में पढ़ाया था, मेरे को बड़ा अच्छा, स्कूल में बड़ा अच्छा से पढ़ता था। उसका था चिराग तले अंधेरा। हाँ सर, चिराग तले, ये चिराग है। अच्छा, कैसा चिराग है सर? ये देखो ऐसे चिराग है, देखो ऐसे चिराग तले अंधेरा। मतलब जो चिराग है ना, वो उसके नीचे अंधेरा होता है, वो सबको प्रोटेक्शन देता है लेकिन खुद को नहीं देता। बाबा साहेब ने एक नया तरह का चिराग निकाला है। ओके, 32 का चिराग ऐसा है जिसमें आगे भी अंधेरा नहीं है और तले भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स 12 to 31, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। समझ लो कि नहीं समझ? सर आपने तो मुहावरा खराब कर दिया। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो इसके अंदर है चिराग तले नो अंधेरा। अच्छा, ये क्या सर? चिराग तले नो अंधेरा। यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। तो स्टेट के पास बोला, ओके, स्टेट को बोला कि तू 32 को भी टच नहीं करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले बड़ा साथ एक प्रॉब्लम अभी भी है। अब क्या प्रॉब्लम? मतलब आप लोग ऐसे गलती तो होनी थी। नहीं, क्यों गलती क्या हुई? हमसे तो गलती होती नहीं। ना 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 ना, गलती हुई है सर आपसे। अब क्या गलती होगी भाई? तो गलती ये हुई है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है, जिसमें आपको बायोलॉजी आनी चाहिए थी। क्या मतलब सर? ये देखो सर, मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ। ओके, ये है बॉडी। अच्छा, और ये जो बॉडी है, ये इसके पीछे जो होता है ना, वर्टेब्रल कॉलम होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो मुझे कभी मेडिकल कॉलेज में समझ में नहीं आए। ओके, बट फिर भी मैंने पढ़ा, रट लिया मैंने। सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, सेक्रल, कॉक्सिडियल। वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई, बहुत दुखी कर दिया था। ओके, तो मेरे को लोग ऐसे बोन साथ में दे देते थे मेडिकल कॉलेज में, बोलते थे बताओ ये कौन सा है। ओके, कौन सा वर्टेब्रल कॉलम है? ओके, ये इसका आगे का बोन कौन सा होता है, पीछे का बोन कौन सा होता है? तो मैंने उसको वापस कर दिया वाइवा वाले को। मैंने कहा मैं किसी के भी पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये उससे पूछ लो बोन से। तो बस सर ऐसे ही होता है सर, आप हद ही होगी। तो वाइवा वाला 2 बार बेहोश हो गया, बोला यार इससे नहीं, ये नहीं ठीक से बनेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ही भेजो। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट,
मैं इमोशनल हो गया सर। ओके, ऑलराइट सर। सो हमारे सर, लेकिन फिर भी सर इतना बायो तो आपको आता ही होगा कि अगर ये बॉडी है, ओके, तो और ये रेड वाला बैकबोन है, हाँ सर ये बैकबोन है, तो आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए था ना कि सर जो बैकबोन होता है, इट इज द बोन एट द बैक। हाँ, इतना तो बायो आपको आना ही चाहिए था। हाँ, इट इज द बोन एट द बैक। करेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो बैकबोन इज द बोन एट द बैक। समझ गया? आगे क्या है सर? आपको समझ में नहीं आया ना? 12 से लेकर 31 और फिर आपने लिखा 32, आपसे गलती नहीं होगी। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 to 35 है। आपका बैकबोन का नंबर 32 नहीं होना चाहिए था, बैकबोन का नंबर 35 होना चाहिए था। इतनी बायो आना चाहिए। बाबा साहेब से कहीं गलती तो नहीं होगी बेटा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लॉ, यूनिवर्सल लॉ? बाबा साहेब से गलती नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट सर? बट 33, 34, 35 पीछे वाले कहां गए? यही तो मजेदार बात है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, 33, 34 and 35 which are behind the backbone are not under the protection of Article 32. बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये तो बायोलॉजी हो गई। 33, 34 and 35 are exceptions to protection, in so much so that it is not under the protection of Article 32. सर ये कैसी बातें हो रही है? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आर्टिकल 33। ठीक है सर, एग्जाम्पल समझो, वर्ड्स बाद में समझना, ठीक है? ओके। ये इतने थिंकिंग वाले क्या कुछ थिंक कर रहे हैं सर? बुद्धि क्या हो गया, लैग कर रहा है क्या? तो ये थिंकिंग वाले क्यों थिंक कर रहे हैं इतना? सर ये सोच रहे च्यवनप्राश कहां से लेकर आएंगे? ऑलराइट सर, क्या बात कर रहे हैं? स्पैमिंग कर रहे हैं? हाथ हो गए यार। पैसा देकर कौन स्पैम करता है यार? पैसा देकर क्यों स्पैम करते हो यार? स्पेशल क्लास में स्पैम करना होता है, पैसा देकर स्पैम करते थे? हद ही हो गई यार। ओके, कोमल के कोमल कौन है ये बोले सर आप इतने क्यूट। बेटा मैं रशिया का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, बन रहा हूँ, मेरे को क्यूट व्यूट मत बोलो, मेरे को वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ओके, रुको मैं गॉगल्स पहन लेता हूँ। ओके ऑलराइट, रशिया में क्यूट व्यूट नहीं चलता। ओके ऑलराइट, ओके मैं थोड़ी भारी आवाज में पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 33। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा एग्जांपल लो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, पॉलिटी जो है, पॉलिटी जो होता है वो नाउन नहीं है, वो संज्ञा नहीं है। हाँ सर, पॉलिटी क्या है सर? पॉलिटी जो है वो क्रिया है, वर्ब है। सो उसमें एक राज व्यवस्था है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो देयर इज अ राज व्यवस्था, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट राज व्यवस्था एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। राइट सर? सो ये जो राज व्यवस्था है, ओके, दिस यू हैव टू बी अंडरस्टूड। सो लेट अस अज्यूम आर्टिकल 33। अब मान के चलो कि एक सीबीआई ऑफिसर है, अच्छा, एक रॉ के ऑफिसर है, एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, एक एयरफोर्स ऑफिसर है, पायलट है। नाउ डू यू रियलाइज कि देयर आर मल्टीपल वेज, ओके, देयर आर मल्टीपल वेज कि इनके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेशनल इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। यस और नो? यस सर। तो ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। यस सर। अब ये एक आर्मी ऑफिसर है जिसको एग्जैक्टली मालूम है कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स कहां पर है, एक एयरफोर्स ऑफिसर है जिनको मालूम है कि हमारे प्लेन्स कहां पर होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट वाले है, अब ये बाहर आता है और बोलता है ओए मेरे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सुनो, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, मैं ना सारे सीक्रेट्स, मैं जाऊंगा मीडिया में और मीडिया में जाकर लोगों को बताऊंगा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स कहां पर है, हमारे प्लेन्स कहां पर है, हमारी इंफॉर्मेशन कहां है, हमारे जासूस कहां बैठे हुए। तो मैं बोलूंगा फिट इन हूं, तू नहीं बोल सकता। तो वो बोलेगा क्यों नहीं बोल सकता, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो मैंने बोला तूने पूरा का पूरी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसमें लिखा है बाय लॉ, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एज अ लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट certain fundamental rights,
of members of armed forces, members of forces charged with maintenance of public order, persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purposes of intelligence or counterintelligence, telecommunication system which has secrets of India. So अगर तुम्हारे घर में कोई आर्मी ऑफिसर, तो अगर तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार या कुछ है, तो जैसे मेरे भैया या चाचू ये लोग जब होते थे, कहीं पे भी पोस्टिंग होते थे, तो ये फोन करते थे, तो बोलते थे और पुत्र कैसे, मैं बोलता था सब ठीक हो, चाचू आप कैसे हो, कहाँ हो, तो जैसे मैं कहाँ हो बोलता था तो वो जवाब नहीं देते थे. दे नेवर यूज्ड टू टेल अस. व्हाई? बिकॉज ये उनके लिए क्लासिफाइड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि अगर मेरे चाचू का पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि उनकी रेजिमेंट या उनका स्क्वाड्रन कहाँ पर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो सर, लेकिन बुरा लग रहा होगा ना, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को बुरा लग रहा होगा ना, उनके फंडामेंटल राइट्स चले गए. बेटा पहली बात है कि सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं जाते, केवल दोज इन नेशनल इंटरेस्ट वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं. ओके. दूसरी बात ये कि वो रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर दिए जाते हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट, नथिंग अबाउट द नेशन है. लेकिन मजेदार बात ये है कि ये वायोलेशन नहीं है. क्यों सर? अब्रिजमेंट नहीं है. क्यों सर? ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है. क्यों सर? क्योंकि जब तुमने जॉब लिया था, जब तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तभी ये लिखा हुआ था कि तुम इन राइट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे. इन अदर वर्ड्स, यू हैव वॉलंटरली वेव्ड ऑफ दीज राइट्स. मैंने क्या बोला? यू हैव वॉलंटरली वेव्ड ऑफ. तुमने खुद ही इन राइट्स को दे दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर, क्योंकि हमने ये राइट्स खुद ही दे दिए हैं, खुद ही दे दिए हैं, दैट इज व्हाई these do not come under the protection of Article 32. सबको समझ में आया या नहीं आया? Everyone has understood this or not? सबको समझ आया? तो अगर तुम, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम हो सकता है आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, ऐसा कुछ बनोगे. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया, बट द पॉइंट इज दैट इन नेशनल इंटरेस्ट द rights can be waived off. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood. So the judgment reiterates that in a constitutional democracy, the armed forces are not and cannot be a rights-free zone. सारे rights नहीं लिए जा सकते. ये वो होने चाहिए जो necessary है. Okay, necessary है for allowing the armed forces to fulfill their goals. और ये गवर्नमेंट को satisfy करना पड़ेगा कि हम जिन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो नेसेसरी है फॉर अलाउइंग द आर्म फोर्सेस टू डू देयर जॉब. तो ऐसे कुछ भी राइट्स को नहीं बंद किया जा सकता, सिर्फ उन राइट्स को विच आर नेसेसरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? पल्ले पड़ गया? यस सर. ओके सर. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर, हमको समझ में आ गया कि 33 क्यों प्रोटेक्शन में आता है. ऑलराइट, अब हम करेंगे 34. तो 34 जो है उसको समझने के लिए तुम्हें एक वर्ड समझना पड़ेगा. क्या सर? तो एक दिन है मेरा फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड का नाम है ए. क्या नाम है सर? इतना लंबा चौड़ा नाम? हाँ सर, उसका नाम है ए. ओके. तो ए आया मेरे पास, तो ए मेरे को बोला, सिद्धार्थ मैं तेरे से एक इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड साइन कराना चाहता हूँ. मैंने कहा ये क्या है भैया? ये कौन सा बॉन्ड है सर? इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड. अच्छा, ये क्या होता है? तो इसने बोला, सिद्धार्थ तू है ना, मेरे को इंडेमनीफाई कर. क्या कर सर? तू मुझे इंडेमनीफाई कर. मैंने कहा ये क्या है यार, कैसे कैसे क्या करने का, बता तो सही. इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड और इंडेमनीफाई करने का मतलब ये होता है कि गलती अगर इससे हुई, अगर ही मेक्स अ मिस्टेक या ही मेक्स अ लॉस, आई विल कॉम्पेंसेट फॉर इट. Oh, are you understanding this or not? सर, ये तो बहुत ही खतरनाक बॉन्ड है. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? Are you understanding? So indemnification बॉन्ड में जो इंडेमनीफायर है और वो इंडेमनीफाइड पर्सन को बोलता है भाई तू जा, ओके, उठाकर आग लगा दे, तोड़ दे, सामान फेंक दे, सब फिटे मुंह सब बर्बाद कर दे, सारा स्यापा फैला दे, रायता मैं साफ करूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो ऐसे होता है सर इंडेमनीफाइड. सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये इंडेमनिफिकेशन वाला वर्ड समझना. ओके सर, ये आर्टिकल 34 पढ़ा रहे हो? हाँ. आर्टिकल 34 एक ऐसी सिचुएशन के लिए है जो खुदा ना खास्ता इंडिया में कभी हो. क्यों सर?
क्योंकि इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये दिन देखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि दिन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन, वन ऐसी सीवियर थ्रेट टू सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी सीवियर थ्रेट, कैसी सीवियर थ्रेट सर? ऐसी सीवियर थ्रेट कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बस में ये जगह ना रहे। अच्छा, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल ना कर पाए, फिर कौन हैंडल करेगा सर? अगर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करवा दिया जाएगा टू द पुलिस और टू द आर्मी। ऐसे कंडीशन को पुलिस स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? पुलिस स्टेट बोला जाता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? तो ये जो पुलिस स्टेट बनाया जाता है, इस पुलिस स्टेट में ध्यान से सुनना, ऑल और एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे। क्या बात कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इस पॉइंट पर एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूं। जब मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो मैडम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में लोगों को बिना आर्टिकल 20, 22, 21 देखकर अरेस्ट कर लिया गया था। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने, होता है ना दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, इन्होंने आर्टिकल 20 और 21 के लिए गारंटी कर दी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन राइट्स को इनएलिएनेबल राइट्स बोला गया। क्या बोला गया? इनएलिएनेबल राइट्स। मैं ये इसलिए इस टाइम बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 को नहीं लिया जा सकता, तो क्या मार्शल लॉ में भी नहीं लिया जा सकता? तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है, आई डोंट नो। क्या हो गया सर? आई डोंट नो। क्या हो गया सर? इसलिए बिकॉज इंडिया में कभी मार्शल लॉ लगा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मन में पता नहीं है। ओके, मन में पता नहीं सर कि ये आर्टिकल 20, 21 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरी चाची की मूंछ होती तो उसको चाचा कहता। ओके, ये अभी मुझे पता नहीं। सो आई डोंट नो। तो ये जो भी लीगल फिक्शन का क्वेश्चन है, ओके, मुझे ये पता नहीं है कि ये क्या होने वाला है। तो अगर तुम्हारे मन में बाद में ऐसा रात को पढ़ते पढ़ते विचार आए कि सर ने तो बोला था आर्टिकल 20, 21 इनएलिएनेबल है, और फिर आपने बोला था कि ऑल और एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे, तो क्या ये और ये लाइन एक दूसरे से विरोधाभास नहीं है? मैं क्या करूं? अभी तक तो भगवान की दया से हमारे देश में मार्शल लॉ लगा नहीं। खुदा ना खास्ता लग जाए और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला जाए, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मान जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी के लिए मैं क्यों आपका दिमाग लगाऊं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो ऑल और एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे। सर सारे फंडामेंटल राइट्स ले लोगे, हम आर्टिकल 32 के पास जाएंगे। नादान परिंदे, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, आर्टिकल 32 के बाद आता है आर्टिकल 34 भी आर्टिकल 32 के बाद आता है। इट इज नॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 32। क्यों सर, क्यों? बिकॉज नथिंग अबव द नेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नथिंग अबव द नेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood this part. सर एक आपको आइडिया दूं सर, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है हमारे पास। क्या है सर? एक ना, हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ कभी नहीं लगा ना। मार्शल लॉ बहुत रेयर केसेस में लगता है मेरे ख्याल से। ओके, अगर मुझे जो मेरे से मेरी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं उसके बाद लगा कि नहीं, लेकिन एक तो मुझे अच्छे से याद है कि मार्शल लॉ लगा था। तो जिस दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस दिन पंजाब में उस टाइम पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। आई होप तुम्हें याद समझ में आ गया। लेकिन सर हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत लगता है। हाँ सर, ये देखो, ये लो IQ पीपल है ना सर। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, मार्शल लॉ ऑल ओवर द कंट्री। ये ऑल ओवर द कंट्री हमारा नहीं, ये पाकिस्तान है। ओके, ये देखो उनका न्यूज़पेपर, मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन मेजर पाकिस्तान सिटीज। सर ये लोग लगाते रहते हैं। आजकल तो सुनने में आ रही है यहाँ पे चाय भी नहीं मिलती है। हाँ, वो उसके मंत्री ने बोल दिया है कि चाय कम पिया करो, फिटे मुंह, हद हो गए, और करो उल्टा सीधे जगह पे खर्चा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो सर ये फिर आपके इंटरनेट पे अटैक करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। इनको चाय पिलाओ यार। अच्छा, ऑलराइट। सो मार्शल लॉ
इंडिया में कभी भी नहीं लगा, थैंकफुली। अब बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, क्या सर, कि एक लॉ है जिसे बोलते हैं आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या बोलते हैं सर? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। हाँ सर, ये हमको मालूम है, ये ना सर मार्शल लॉ है। नहीं है सर, है नहीं है, है नहीं है। कैसे प्रूव करोगे? प्रूव मैं ऐसे करूंगा कि आर्टिकल 34 में लिखा क्या है। आर्टिकल 34 में लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अब ध्यान से सुनना लाइन, notwithstanding anything in foregoing provision, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a state for any act done by him in connection with maintenance or restoration of order in any area where martial law is enforced. इसको कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है? कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है कि विशाल जो है, वो एक ऑफिसर ऑफ द यूनियन है या ऑफ द स्टेट है, और विशाल जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पोस्टेड है और वहां पर मार्शल लॉ लग गया। तो विशाल ने जो कुछ भी किया या नहीं किया, विशाल उसकी जवाब नहीं देगा। ही इज नॉट आंसरेबल। क्यों सर? क्योंकि पार्लियामेंट ने कहा है हम तुझे इंडेमनीफाई करेंगे। बात समझ में आया या नहीं? तो विशाल से जब बोलेगा विशाल, ऑफिसर विशाल तुमने क्या किया, तो बोलना हम जवाब नहीं देंगे, हमारी जगह पार्लियामेंट जवाब देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्योंकि जब मैंने ये किया तब आर्टिकल 34 लगा हुआ था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सर सर यहां पर ऐसा नहीं होता। नहीं बेटा, इन केस ऑफ आफ्स्पा बहुत सारी स्पेशल पावर्स दी जाती है, लेकिन तुमने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि कोई ऑफिसर ऑफ द आर्मी या पुलिस या सीआरपीएफ, वो जब उनके ऊपर कोई एलिगेशन होती है तो वो खुद जवाब देते हैं। दे आर आंसरेबल। तो तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो रहा है। दे आर आंसरेबल देमसेल्व्स, एंड बिकॉज दे आर आंसरेबल देमसेल्व्स, आफ्स्पा is not martial law. Left hand side is equal to right hand side, hence proved. क्या sir? AFSPA is not martial law. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? Everyone has understood this one. तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा क्या सर, कि एक बहुत ही नीच आदमी था। कौन नीच आदमी था सर? एक बहुत ही नीच आदमी था, उसका नाम था जनरल डायर। हाँ, उस नीच आदमी ने उस टाइम पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ था, जलियांवाला बाग में इनोसेंट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन पे गोलियां चलाई। हाँ सर, हजारों लोगों को मार दिया, लेकिन उसके को कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरेबल। क्यों सर? बिकॉज उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको इंडेमनीफाई किया। कनेक्शन देखा या नहीं देखा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा आपको बहुत आता है हिस्ट्री, समझ में आ रहा है? कनेक्शन देखा बेटा? ऐसा पढ़ना होता है सब्जेक्ट को। Everyone has understood this or not? Everyone has understood this part. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone got it? Yes sir, बहुत बढ़िया सर। So सर, ये मार्शल लॉ में टेंशन है सर, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। इस पर डिस्कशन हुआ था बेटा। So कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, okay, वॉल्यूम 11, डॉक्टर अंबेडकर, that when martial law is there, it is not merely the duty of the commander-in-chief to punish people. It is the duty of every individual citizen of the state to take the responsibility on his shoulder and come to help of the commander-in-chief. Commander-in-chief as in the president. Okay. Consequently, it was found that any person who was an ordinary citizen and did not belong to the commander-in-chief's entourage, so to say, does any act, it is absolutely essential that he also ought to be indemnified. Because whatever act he does it in the maintenance of the peace of the state, and there is no reason why a distinction should be made for a military officer and a civilian who comes to the rescue of the state to establish peace. Nothing above the nation. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood. सबको समझ में आ गया? ये सब बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट जो है, तो अभी तक तुम्हें सबको समझ में आ गया? हाँ सर, हमको सब समझ में आ गया। कहाँ गया मेरा सुंदर सा डायग्राम? ओके,
So 33 is not under the protection of 32, 34 is also not under the protection of 32. अब 35 सबको समझ में आ गया है या नहीं? मेरे को इस बात का एक विचार आया। हाँ सर, खतरनाक विचार। हाँ सर, क्या विचार? विचार ये है कि 1:30 PM की जो क्लास है, ओके, जो गवर्नेंस की क्लास है, ओके, बिकॉज अभी टाइम प्रैक्टिकली खत्म हो गया, हम गवर्नेंस की क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कंटिन्यू करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैं ये क्लास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की 1:30 PM पे कंटिन्यू करूंगा। तो सबको सूचना दे दो कि 1:30 PM पर होगा, ताकि हमारी कंटिन्यूएशन बने रहे और कल हम टीपीएस भी स्टार्ट कर सके। ओके, आगे चलते हैं। ओके सर, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 35। और वैसे मैं लोगों को बोलता नहीं हूं कि आर्टिकल 35 पढ़ लो, बिकॉज आर्टिकल 35 में पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, वेरी गुड सर। फिर भी तुमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंप्लीशन करें। कहां चला गया मेरा सुंदर सा डायग्राम? हाँ, ये। सो ये है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कुछ भी ऐसा नहीं है। इट ओनली सेज 4 आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। 16, 32, 33 एंड 34 के ऊपर लॉस सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। तो तुम आर्टिकल 32 को यूज करके ये नहीं बोल सकते कि माय लॉर्ड 16, 32, 33, 34 पर स्टेट को या विधानसभा और विधान परिषद को बोलो लॉ बनाने को। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। 35 इन अ वे हमारे यूनिटरी टिल्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पार्लियामेंट व्हिच विल डिसाइड। सो द पार्लियामेंट शैल हैव and the legislature of state shall not have power to make laws with respect to any of the matters under 16, 32, 33 and 34. Also, parliament is the only one जो punishment for those acts which are declared to be offenses under part 3। तो मैंने तुम्हें बताया कि कुछ ऐसे लॉज होंगे कि आपने फला फला आर्टिकल नहीं फॉलो किया या वायोलेट किया या अब्रिज किया या कॉन्ट्राविन किया, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, will also be decided by the parliament. This also does not come under the protection of Article 32. Article 32 does not save 35. Are you all understanding this or not? So हमारी हो गई स्टोरी खत्म। हमारे पास है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, A, B, C, D, E, F तो है नहीं ना सर, G, 20, 21, 21A and 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 31 अलग से, 32 अलग से, 33, 34 and 35। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। Definition of the word state. Definition of the word law. Law removes all doubts. So spelling नहीं आती आपको? हमारे यहाँ आता है, बी साइलेंट है, साइलेंट रहे दो। Equality before law, equal protection of law, no discrimination, equal opportunity, abolition of untouchability, abolition of titles, gives 6 freedoms। सर 6 नहीं है सर, 7 लिखा है। 7 नहीं है बेटा, F को हमने फेल दिया, F से F याद रखना। gives 6 freedom, 4 clear protections, arbitrary conviction, life and liberty, education, arrest। 4 clear protection। Still there is exploitation of women and children Article 23, Article 24। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं? सर देश का ये पूरा का पूरी स्टोरी हमको एब्सोल्युटली क्लियर है। वेरी गुड सर। हमारा देश में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यस सर। हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज हमारे देश में पैसे की कमी है। यस सर। पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते। हाँ सर।
और टैक्स इसलिए नहीं देते सर क्योंकि लोग हमारे यहाँ से माल्या माल हो जाते हैं। हाँ, तो उनको टैक्स वाले बुलाते रहते हैं बट वो माल्या माल हो जाते हैं। ओके, वो चले जाते हैं। ओके, सो जो भाग जाते हैं ना सर वो कौन करते हैं, कौन मैन मतलब जो चोरी करते हैं। कौन मैन टैक्स वालों को बुलाने के बाद भी वहां से भाग जाते हैं। ओहो, कौन मैन escapes tax attendance. Article 25, conscience. Article 26, management of religious affairs. Article 27, freedom from taxation. Article 28, freedom from attendance. सर बड़ी अच्छी बात तो नहीं है ना, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे एजुकेशन के खिलाफ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? 31 बन गया 300 ए, 32 बन गया बैकबोन, 33, 34 एंड 35 आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर। तो तुम्हारा हो गया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। ओके, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। अब हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम कंटिन्यू करेंगे इन गवर्नेंस क्लास आल्सो एट 1:30 PM। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इसका इंट्रोडक्शन मैं करूंगा अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका इंट्रोडक्शन करूंगा मैं अभी, 5 मिनट्स का ब्रेक, और उसके बाद 1:30 पे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, ओके। Is that okay? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो
अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम लोग समराइज कर रहे हो। तो इस गेम का, इस यूपीएससी का फॉर्मेट, किसी भी डिटेल्ड सब्जेक्ट का अगर तुम्हें पढ़ने का कभी भी कोई सीक्रेट पता करना है तो वो समराइजेशन है। ओके, लोग ना किताबें पढ़ते रहते हैं। हम लोग लॉयर्स के नसीब में बड़ी किताबें होती है। तो मेरे जूनियर्स भी बड़े किताबें पढ़ के आए, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज से आए। ओके, कोई चैंपियन था, कोई था। सुप्रीम कोर्ट आते ही ना धराशायी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ओके, अपने अपने कॉलेज के टॉपर्स, ओके, बिल्कुल बेहोश होकर गिरते हैं। बोलते क्या यार, इतना थोड़ा याद रख सकते। द आइडिया इज, एक बुक्स की नॉलेज बुक्स में ही रह जाती है बेटा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? उसका कोई फायदा नहीं होता, वो गायब हो जाती है। अगर तुम्हारे ब्रेन का वो थिंकिंग मैकेनिज्म नहीं बने तो यू आर नेवर गोइंग टू पास एनी ऑफ दीस चैलेंजेस, कोई भी नॉलेज। तो लोग ना बहुत बोलते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को बोलता है, मतलब सिद्धार्थ, मैं ना रोज एक किताब पढ़ता हूँ, रोज एक किताब। मैं कहा नादान, तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तू रोज एक किताब पढ़ता है। तो उसको थोड़ा बुरा लग गया कि मैंने ऐसे सीधा मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा भाई, वो बुक को पढ़ के फायदा ही क्या अगर तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स में वो कनेक्टेड ना हो, अगर तुम उसको जब मर्जी चाहो उसको निकाल के यूज ना कर पाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मेरे को रात को 3 बजे कोई उठा के वैसे बोला, चलो सिद्धार्थ सर फंडामेंटल लाइन पढ़ाओ, मैं एग्जैक्टली यही लाइन पढ़ाऊंगा। और ये तब होता है जब तुम पहले पढ़ते हो, फर्स्ट यू रीड, देन यू अंडरस्टैंड, एंड देन यू समराइज ऑन अ ब्लैंक शीट। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। एक बार करके देखना, तुम्हारा ब्रेन ना ऐसा आंसू बहा के रोएगा। इसको बहुत पुराना टेक्निक है, एक नोबेल प्राइज विनर थे, उनका नाम था रिचर्ड फाइनमैन। ये रिचर्ड फाइनमैन का बहुत मेजर टेक्निक है, समराइजेशन ऑन अ प्लेन शीट। बुक बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, सारे नोट्स हटा दो, इस पूरी क्लास को ब्रेन को बोलो दोबारा रिप्ले करे। सर चक्कर आ जाएगी बेटा, तुम्हारा ग्लूकोज डाउन हो सकता है, तुम्हें पार्ले जी ग्लूकोज खाने पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने कर लिया तो चले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ है? सो अपने आप को कोई गलतफहमी में मत छोड़ देना कि मैंने किताब ना पढ़ ली, ओके, या अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया तो मैं चैंपियन हो गया। कुछ नहीं आएगा जब तक तुम समराइज नहीं कर सकते, तब तक तुमने पढ़ा नहीं। तो अपने आप को झूठ मत बोलना। तो किसी को भी सच बोलो या झूठ बोलो सामू की, लेकिन अपने आप को हमेशा सच बोला कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं एवरीवन? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से पॉलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें टाइम लगता है मुझे समझाने में, लेकिन जो लोग भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बड़ी किस्मत वाले, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो एक स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी है कि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें बहुत कुछ एक साथ समझ में आ जाएगा। मैंने हमेशा देखा स्टूडेंट्स बहुत मैच्योर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी आफ्टर दे अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो कोशिश करना कि बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझो। और मैं इसका सिर्फ रूपरेखा, बैकग्राउंड अभी बता रहा हूं, और बाकी सब हम डिटेल एग्जैक्ट 1:30 PM पर स्टार्ट करेंगे, जिसको हम गवर्नेंस की क्लास में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कर लेंगे। तो मेरा काम है मैं जब मर्जी जहां मर्जी पढ़ा दूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, ताकि हमारी कंटिन्यूएशन रहे। I plan and intend, God willing, to finish our basic structure doctrine today and start with EPSPs tomorrow. All right. So let us start this story now. Now, basic structure of the Constitution, एक legal, political, as well as a constitutional battle है। क्या सर, कैसी बातें करो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। So मैंने तुमको बताया हुआ है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ सर, हमको मालूम है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights। सर इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट हमें मालूम है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है that any order, any action, any legislation, any amendment, पहले amendment भी था, which violates, abridges, contravenes, which violates, abridges or contravenes anything in part 3 of the constitution is not law, it is not legal, it is illegal, उसको कोर्ट null and void डिक्लेयर करेगा। Am I correct on this or not? सबको समझ में आ रहा है? सबको याद आ गया? हाँ सर, हमको सबको समझ में आ गया। So आर्टिकल 13 यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं पहले सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। नहीं सर, आपके डायग्राम नहीं झेले जाते यार। नहीं, अरे सुंदर, अरे नोबेल प्राइज मिला मेरे को 2 बार। सो आर्टिकल 13 मैंने पढ़ा, तो आर्टिकल 13 आया और उसमें लिखा एनी ऑर्डर, ध्यान से सुनना बेटा, एक भी सांस भी लेना बंद कर दो। सर सांस कैसे लेना बंद सकते हैं? नाइट्रोजन ब्रीथ करो। Any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges, contravenes in part 3 of the Constitution is not law. Okay.
सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा या हाई कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा, वो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। पल्ले पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर, सबको समझ में आ रहा है सर, इसको पंजाबी में समझाओ, मतलब शुद्ध हिंदी में समझाओ। शुद्ध हिंदी में समझा रहे कि आर्टिकल 13 बोलता है मेरे को टच भी नहीं करने का बाबा, क्या आप उनको टच भी नहीं करने का, ओके सबको समझना, मेरे पास भी नहीं आने का, मेरे को ना वायोलेट करने का, ना ब्रिज करने का, ना कॉन्ट्रोल, अपुन के पास नहीं आने का। अपुन बहुत बड़ी चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना। सो मैंने ना पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई की, मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखा, मैं तो इतना खुश हुआ, मैंने कहा बल्ले ओए, मेरे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्युटली सिक्योर है, कोई मेरे फंडामेंटल राइट को टच भी नहीं करने का। समझ लगे ना समझ रहे, एटीट्यूड में बोल रहे आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आया या नहीं? मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने पार्टी बनाई, फिर मैंने सोचा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेता हूँ। ऐसे मोड़ था, काम नहीं था, मैंने कहा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते मैं पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच गया। बड़ा पढ़ाई करते हो सर आप? अरे बहुत ज्यादा पढ़ा। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे मिला आर्टिकल 368। इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 368 एकमात्र आर्टिकल है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई आर्टिकल ही नहीं, अकेला रहता है, अकेले हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? सो मैंने आर्टिकल 368 पढ़ने का। तो आर्टिकल 368 पढ़ता है ऐसे, इट सेज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अब ध्यान से सुनना मेरे बात। ओके सर, जरा चश्मा लगा लो। ओके सर, चश्मा लगा लिया? हाँ सर। लेंस कार्ड का लगाया? हाँ सर। नंबर ठीक है? हाँ सर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिस्पाइट एनीथिंग रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आगे पढ़ो सर, एब्जॉर्ब करो बेटा। डिस्पाइट एनीथिंग रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट may in exercise of its constituent power amend by way of addition, यानी कि ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। पूरी बाबू एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बाप रे, बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर ऐसे खेला हुए हो गया, मतलब आर्टिकल 368 बोलता है पार्लियामेंट ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है, हटा सकता है एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये क्या हो गया? यहां लिखा है दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपन को टच भी नहीं करने का। यहां लिखा है पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। Are you understanding? There is a problem. आर्टिकल 368 की लैंग्वेज देखेंगे तो वो अनलिमिटेड लगेगा। हाँ सर। तो मैंने आर्टिकल 13 को फोन किया, मैंने कहा हेलो आर्टिकल 13 कैसा है बाबा? बोला बहुत टेंशन में बाबा, ये लोग बोलते हैं अनलिमिटेड है। मैं लगता नहीं हूं कि मैं इनके टच में हूं। आई एम एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368, मेरे को नहीं टच कर सकता बाबा, लिखा हुआ है। ओके, मैंने आर्टिकल 368 को फोन किया, मैंने कहा आर्टिकल 13 देखा क्या बोल रहा है? आर्टिकल 13 बोला मैं एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 368 बोलता है लिखा कुठे है बाबा? कहाँ लिखा है बाबा? इज इट रिटन एनीवेयर? ना, रिटन क्या है? एनी प्रोविजन। एनी प्रोविजन मतलब आई एम अनलिमिटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? दोज इन फेवर ऑफ आर्टिकल 13 बोलेंगे, दोज इन फेवर ऑफ फंडामेंटल राइट बोलेंगे ना बाबा, ना ना, फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वायोलेट, यू कैन नॉट अब्रेज, यू कैन नॉट कॉन्ट्रोल। दोज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे ना बाबा ऐसा कैसा है, अपन कुछ भी कर सकता है, वी कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? देयरफॉर द स्टोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, the story of basic structure doctrine is the conflict between article 13 on one side and article 368 on one side. The question to be answered here is article 13 an exception to article 368, or is article 368 unlimited in nature? Are you understanding this or not? सबको समझ में आया? ये इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला सर? ये इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये एक प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है। तो ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि 13 कहीं और से आया, 368 कहीं और से आया, या 13 किसी और बुक में लिखा था, 368 कौन सी और बुक में लिखा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि नेहरू जी की सरकार ने क्या किया,
इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वेरियस जजमेंट्स, एंड फाइनली ये स्टोरी एंड होगी विद द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती, जब आएगा द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है और देश का इतिहास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग बैकग्राउंड ऑफ दिस पार्ट? द अंडरलाइंग बैकग्राउंड इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 बोलता है you cannot violate, you cannot abridge, you cannot contravene. Are you understanding this part? And ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट। सेक्रोसैंक्ट मतलब छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। Are you understanding? You cannot cross the Lakshman रेखा। This is something that is said by Article 13। और ये मजेदार बात है कि ये क्लियरली मेंशन्ड है इन वर्ड से, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टेट shall not make any law which takes away abridges or rights etc to the extent of contravention be void। Are you understanding? Clearly mentioned है। तो दूसरी साइड पर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 देता है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट और उनके अनुसार उनकी अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है। ओके, तो अनलिमिटेड है तो ये भी क्लियरली मेंशन्ड है। Are you understanding? Notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power, okay, amend by way of addition, variation or repeal any provision in the constitution in accordance with the procedure। so ये जो inherent conflict है इसको हम solve करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे the doctrine of basic structure। everyone is clear with this or not? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? everyone, तो कृपा करके 1:25 पर ज्वाइन कर जाना, बिकॉज अगर तुमने 1 मिनट भी लेट किया तो तुम ट्रेन मिस कर बैठोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अगर तुम मिस किए रहे तो माजी गलती नहीं,